रात 2 बजे का टाइम था। सब सर्वेंट्स अपने क्वार्टर में जा चुके थे। दुड़िया हवाबे हरगोश की मजे लूट रही थी जब कोई उसकी खिड़की फैलाकर उसके कमरे में दाखिल हुआ और जाकर उसके बेड के सराहने पर खड़ा हुआ। पिंक कलर के ट्राउजर और शर्ट में बालों की दो पुनिया बनाई, एक हाथ तकिए पे और एक सीने पर धरे गहरी नींद में थे। यारम को इस वक्त कोई छोटी सी बच्ची लगी थी। उसके दाएं जानब बेड पर लेटते हुए यारम ने कोहनी के बल रू उसकी जन्म मोड़ा और यकटा उसको देखे गया। महज कुछ ही दिनों में वो उसे दीवानगी की हद तक चाहने लगा था। यारम ने दुरिया का तकिए पर रखा हुआ हाथ अपने हाथ में लिया और नरमी से चूमा तो दुरिया मसाई और आंखें खोली तो अपने पास किसी अजनबी को लेटे हुए देखकर डरे। और अभी वो चीख मारती कि यारम ने उसके मुंह पर हाथ रखा और दुरिया की खौफ से खुली हुई आंखों में झांका। हाथ हटा रहा हूँ, खबरदार जो तुम्हारी आवाज निकली तो, वरना यहीं पर तुम्हारा गला दबा दूंगा। यारम सिर्फ उसे डरा रहा था, झूठ बोल रहा था। भला वो उसकी जान ले सकता था जिसमें उसकी अपनी जान बसती थी। यारम ने आराम से दुरिया के मुंह से हाथ हटाया और आराम से पीछे हो गया। दुरिया खौफ से थर थर कांपती टांगे सुखा कर बेड क्रों से टेक लगा के यारम दिलचस्पी से उसके तासरात नोट कर रहा था जो अब रोने की तैयारी पकड़ रहे थे। कौन है आप और मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? दुरिया कंपती आवाज में बोली तो याम ने बालों में हाथ फेर कर सांस खारिज किया। मैं कौन हूँ कौन नहीं ये अहम नहीं है, मैं क्या चाहता हूँ वो अहम है। याम की गंभीर आवाज खामोश कमरे में गूंजी तो दरिया ने उसके मुंह पर हाथ रखा। मुबादा कोई सुन लेता तो उसके शामिल पके थे। आहिस्ता बोले प्लीज, और क्या चाहती हैं आप? आपको जो चाहिए वो ले जाएं। चोर जी, पर मुझे छोड़ दें। दुरिया आंखों में आंसू लिए हुए बोली तो खुद को चोर बुलाने पर यारम की मुस्कुराहट कहके में बधी, मगर दुरिया के मुंह पर हाथ रखने से यारम खामोश हो गया। जो मुझे चाहिए वो तो मैं लेकर ही रहूंगा, चाहे तुम अपनी मर्जी से दो या जबरदस्ती। वैसे मैं कोई चोर नहीं हूँ, तुम मुझे यारम कह सकती हो या फिर शाह, जो तुम्हें अच्छा लगे। और दूसरी बात, मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? मैं बस तुम्हें देखने आता हूँ और मुझे तुम रोक भी नहीं सकती, समझी? और अगर तुमने किसी को मेरे बारे में कुछ भी बताया या मेरा सीक्रेट किसी से शेयर किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। गॉट इट? यारम सख्त लहजे में बोलता हुआ दुरिया के ओसान हता कर गया। मगर आप मेरे पीछे ही क्यों पड़ गए हैं? प्लीज मेरा पीछा छोड़ दें। दुरिया रोते हुए बोली तो यारम ने उस लब पीछे, उसके आंसू भी उसे तकलीफ देते थे, मगर वो भी क्या करता। दिल के हाथों मजबूर था, इसलिए अभी नरम नहीं पड़ना चाहता था। अब अगर तुम्हारी आंख से एक भी आंसू निकला तो आई स्वे मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। यारम ने गुस्से से कहते जो ही उसके आंसू साफ करने चाहे, दुरिया मजीद पीछे हुई। उसकी हरकत से यारम को गुस्सा तो बहुत आया, मगर फिर इग्नोर कर गया। एक आखिरी बात कान खोलकर सुन लो, आप बच्ची नहीं रही हो, तुम किसी भी लड़के के पास नजर ना आओ और फाइक से भी दूर हो। बड़ी हो गई हो, सब समझ आता है तुम्हें, समझी? और सो जाओ, अब सुबह कॉलेज पे जाना है तुमने। यारम से धमकाता मुंह पर रुमाल बांधा हुआ जाने के लिए उठा, मगर फिर जैसे कुछ याद आने पर पलटा और पॉकेट से एक ब्लैक रोज निकालकर दुनिया के सामने किया, जिसे उसने हैरत से देखा। मैं रेड रोज पिला सकता था, मगर वो क्या है ना कि मुझे यूनिक चीजें बहुत पसंद है। अब तुम अपनी ही मसाले लो, तुम भी तो सबसे अलग हो ना। यूं ही तो नहीं चाहता तुम्हें। अब चलता हूँ, कल फिर आऊंगा। ओके बाय स्वीट हार्ट। यारम इस वक्त किसी गली के लोफर की तरह बिहेव कर रहा था। अगर कोई देख लेता कि यारम शाह दी खरोज इस वक्त कैसे बात कर रहा था, यकीन गश खाकर गिर जाता। यारम दुरिया को हाथ हिलाता हुआ खिड़की से बाहर कूद गया और दुरिया का कब से अटका हुआ सांस बहाल हुआ। याला जी, ये कौन था? वो मेरे पीछे क्यों पड़ गया? अब क्या होगा? कल फिर से वो आ गया तो अगर किसी ने देख लिया तो? दुरिया खौफजदा होती जल्दी से खिड़की बंद करके वापस पैर पर चढ़ गई और सारी रात जाती रही और फजर के करीब उसकी आंख लगे। मुस्तफा ने फिर से यारम को घर से बाहर जाता हुआ देखा था। आपकी बार दो टोक बात करने की ठानी थी। सुबह वह फजर टाइम वो घर वापस आया तो मुस्तफा भी जाग रहा था। यारम जो ही हाल में दाखिल हुआ, सामने संजीदा सूरत मुस्तफा को खड़े देखकर सर खुजाया था। भाई ये सब बाहर कब तक चलेगा? आप ऐसे तो ना थे, फिर टीन एजर लड़कों वाली हरकतें क्यों कर रहे हैं? और अगर बड़ी मामा बड़े पापा को यह बात पता चली तो क्या सोचेंगे वह? चले इस बात को भी सर पर रखें। कभी जो आपको उस लड़के के कमरे से निकलते किसी ने देख लिया तो फिर जानते हैं क्या होगा? बात आप पर नहीं आएगी, उस मासूम लड़की पर आएगी। सब उसे क्या कहेंगे जानते हैं ना आप, बद किरदार। बस। मुस्तफा आके कुछ कहता कि जाम ने गुस्से से आंख के लिए हाथ खड़ा किया था। उससे आगे एक लफ्ज नहीं। मैं जानता हूँ कि वो ऐसी नहीं है, तो लोगों की परवाह नहीं है मुझे, और आज के बाद उसका नाम भी ऐसे मत लेना। बहुत जल्द उस घर में होगी, समझेंगे? जारम गुस्से से कहती है। सीना चढ़ता हुआ अपने रूम की तरफ चल दिया और जोर से दरवाजा बंद किया था कि आवाज मुस्तफा को भी सुनाई दे दी। मुस्तफा भी नफी में साह लाता हुआ अपने कमरे के जाना बढ़ गया। ब्लैक फोर पीस पहने हुए यारम नक्शा सा तैयार अपने कमरे से बाहर निकला था। सुबह का वक्त था, सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे जब यारम को आता देखा। अक्सा बेगम अपने खूबरू बेटे को
देखकर बेसाता एक नजर उतारती। यारम साहब को सलाम करता हुआ कुर्सी का कर बैठा। मामा नाश्ता दे दे जल्दी से। यारम अब तक अक्सा बेगम के हाथ से बना हुआ नाश्ता करता था। यारम की बात सुनकर सबके लबों पर मुस्कुराहट आई तो आजम शाह ने यारम को देते हुए छेड़ा, यारम भाई अब तुम भी शादी कर लो, मेरी बीवी को अब छुट्टी दे दो, अपनी बीवी से नाज नारे उठवाना। आजम साहब की बात सुनकर सबने कहका लगाया, हाँ यारम अब तुम शादी करो और हमें दादा बनाओ, हम ये तुम तीनों के बच्चे खिलाने हैं। मिकाल साहब ने भी हिस्सा लिया तो जाम की नजर बेसाता मुस्तफा बागे जो उसे देख रहा था। हाँ तो करवा देना, मैंने कब मना किया। यारम के बात सुनकर उनको अचकू लगा। मुस्तफा हैरान हुआ और बाकी सब भी हैरान, क्योंकि 5 साल से तो शादी के लिए मना थे और वो हिचकी मट्टी की तरह हर बार हाथ से फिसला जाता था। लेकिन वो चिकनी मट्टी की तरह हर बार हाथ से फिसला जाता था। मगर अब उसकी बात सुनकर सब खुश हो गए थे। अक्सा बेगम ने खुशी से उसका माथा चुम्मा तो अमना बेगम भी उसके सर पर हाथ फेरा। आप बताओ कौन है वो, कैसी है, कहाँ रहती है, ताकि हम उसको अपने बेटे के लिए मांग लें। आज सामने जारम से पूछा तो कुछ देर के लिए वह खामोश हुआ, फिर गोया हुआ। पापा पहले मैं खुद बात करना चाहता हूँ, बस कुछ दिन और वेट कर लें। जारम कहते साथ ही वहां से ऑफिस के लिए निकल गया तो मुस्तफा उनके जाना मुड़ा। तुम्हें मैं ड्रॉप कर देता हूँ, इस तरफ मुझे कुछ काम है तो आ जाओ तुम जल्दी से। मुस्तफा ने लहजे को नारल बनाता हुआ बोला तो आजम और मिकाल साहब के चेहरे पर हंसी फैली। मिकाल साहब ने गला खनकाया तो मुस्तफा हजल होता वहां से जल्दी से बाहर निकला तो आजम साहब ने मिकाल साहब को आंख मारते हुए क्या लगाया। उन्होंने कभी अपने बच्चों पर बेजा पाबंदी आयत नहीं की थी, उसके बावजूद उनके तीनों बच्चे सुलझे थे। उन भी जल्दी से बाहर निकला और मुस्तफा के साथ ही घर में बैठा तो उसने जन से गाड़ी गेट से बाहर निकाली। यूनिवर्सिटी के गेट पर उनको उतारा तो ऊन बाहर निकला, मगर फिर याद आने पर खिड़की के शीशे पर बाजू टकाते मुस्तफा को देखा। मुस्तफा ने सवालिया नजर से देखा तो ऊन ने गला खनकारा। भाई मुझे बता दे कौन है वो परी जिसके लिए आप मुझे छोड़ने आए, शायद मैं कोई हेल्प कर दूं। मुस्तफा को आंख मारता ऊन ने कहा तो मुस्तफा ने उसे घूरा। ऊन ने जल्दी से हाथ खड़े किए और हंसता हुआ यूनि में दाल हुआ। मुस्तफा यहाँ वहां देखता रहा मगर उसे कल वाली वो गाड़ी नजर न आई, ना ही वो लड़की। अभी वो मायूस होता कि गाड़ी स्टार्ट करता तभी उसे सामने गाड़ी से उतरती हुई नजर आए। सूरभ पटियाला शलवार कमीज पहने, दुपट्टा कांधों पर फैलाए, बैग पकड़े वो अपने साथ लड़की के साथ बातें करते हुए चली आ रही थे। मुस्तफा के लबों पर एक मुस्कुराहट बिखरी। तुम इस पट्टा पट्टा करते हैं, आपकी भी पट्टा पट्टा खत्म बस कुछ देर में। तुम इस पट्टा पट्टा करते हैं, आपकी पट्टा पट्टा खत्म बस कुछ देर में। मुस्तफा आंखों पर गागल्स चलाए हुए गाड़ी आगे बढ़ा के ले गया। अगले दिन नाश्ते के टेबल पर दुड़िया चुप चुप सी थी। अंदर कहीं हो भी था उस अजनबी का जो उस पर अपना हक जता रहा था। सबने उसकी चुप्पी महसूस की तो आशा ने उसका कंधा हिलाया और दुड़िया चौंकी। दुड़िया व्हाट हैपन, तुम ठीक हो ना, ऐसे खामोश क्यों, अगर तबीयत नहीं ठीक तो डॉक्टर के पास चलते हैं। अरे नहीं आपी, मैं ठीक हूँ, बस रात आंख लग गई थी ना तो फिर नींद नहीं आई, बाकी सब ठीक है, यू डोंट वरी। दुड़िया अपने आप को कोसते हुए नॉर्मल हुई। सबने शुक्र का सांस लिया। बेगम हमारा ऑफिस बैग ले आए, आज हमारी बहुत ही अहम मीटिंग है शाह इंडस्ट्री के साथ, दुआ करो कि वो डील साइन कर दे। काशा साहब को वो दोबारा यारम की कंपनी ने मीटिंग के लिए बुलाया था और इस दफा उन्हें उम्मीद थी कि यह डील उनको जरूर मिलेगी। शाह इंडस्ट्री का नाम सुनकर दुरिया चौंकी। रात उसने अपना नाम बताया था, यारम शाह। चाचू ये शाह इंडस्ट्रीज किसकी है? दुरिया अपने लहजे को नॉर्मल करते हुए बोली, बेटा ये यारम शाह उसके भाई मुस्तफा शाह की कंपनी है, पाकिस्तान की टॉप 10 कंपनी में से एक। आज बहुत अहम मीटिंग है, आप दुआ करना कि यह डील मुझे मिल जाए। तभी काशा बेग की बीवी जारा उसके ऑफिस का बैग लिया तो वो सबको खुदाफिज बोलते हुए निकल गए, जबकि यारम का नाम सुनकर दुरिया पर सकता हुआ। तो क्या वो चाचू को भी जानता है? और अगर उसने चाचू को बता दिया कि वो मेरे रूम में आया था तो चाचू को कितना बुरा लगेगा ना, और सब क्या सोचेंगे। दुरिया हो से पिली हुई थी जब आशा ने एक बार फिर से उसे कांधा हिलाया। दुरिया तुम कॉलेज मत जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, सो जाओ थोड़ी देर के लिए। उठो। अच्छा दुरिया को रूम में बेचकर अपना बैग उठाती हुई रामीन को साथ आने का कहकर यूनिवर्सिटी जाने के लिए बाहर निकली। उसके पीछे रामीन भी थी। दोनों आज ड्राइवर के साथ ही जा रहे थे। कल के एक्सीडेंट के बाद काशिफ बेग ने उन्हें गाड़ी ले जाने से मना किया था कि उनकी बेटियां जैसी थी, अगर उन्हें कुछ हो जाता तो वो यौम आहरत अपने भाई को क्या मुंह दिखाते। यारम ने आज काशिफ बेग को दोबारा बुलाया था मीटिंग के लिए। मीटिंग रूम में इस वक्त सिर्फ यारम शाह और काशिफ बेग के अलावा कोई और ना था। जी काशिफ साहब, मीटिंग शुरू की जाए। याम ने हाथों की मुट्ठी बनाकर थोड़ी के नीचे रखी और नजरें काशिफ बेग पर टिका दी, जो अब मुख्तलिफ डिटेल्स यारम को बता रहे थे। मीटिंग खत्म हुई तो काशिफ बेग ने सवालिया नजर यारम के जन्म देखा, जो कि पुरसोच अंदाज में उन्हें देख रहा था। ठीक है, मैं वो जमीन आपको देने के लिए तैयार हूँ, मगर कीमत मेरी मर्जी की होगी।
यारम ने कुछ सोचकर उनकी तरफ देखा, जो जमीन मिलने पर खुश तो थे मगर उसकी अगली पापा परेशान हुए। फिक्र ना करें, मैं आपसे बस वही मांगूंगा जो आपकी दस्तरस में है। तो फिर बताएं, मंजूर है या मीटिंग यहीं पर बर्खास्त करें? ठीक है, आप बताएं क्या कीमत लेंगे आप इस जमीन की? काशिफ बेग कुछ सोचते हुए बोले। आपकी छोटी भतीजी दरे मखनून, वो चाहिए मुझे। यारम की बात सुनकर काशिफ बेग अपनी सीट से उठ खड़े हुए। ये क्या कह रही हैं आप? होश में तो हैं? आपकी और उसकी उम्र में जमीन आसमान का फर्क है। सिर्फ 18 साल की है वो, और मैं एक जमीन के लिए उसे आपके हवाले कभी नहीं करूंगा। काशिफ बेग के नतने गुस्से से फूले थे। ठीक है, तो फिर मैं उसे अपने तरीके से हासिल कर ही लूंगा। पहले तो मैं उसकी रजामंदी से उसे निकाह करता, मगर अब वो मेरी जिद भी है, जुनून भी और मोहब्बत भी। कल तक का वक्त है आपके पास। अगर कल भी आपका जवाब ना में हुआ तो। यारम बात अधूरी छोड़ता हुआ उन्हें वार्न करने वाले अंदाज में कहता हुआ मीटिंग रूम से बाहर निकल गया। काशिफ साहब ने गुस्से से अपना बैग उठाते हुए ऑफिस से बाहर निकलकर चले गए। रामीन अपनी क्लास खत्म होने के बाद क्लास से बाहर निकली तो ग्राउंड में ओन और उसके दोस्तों को बैठा देखकर एकदम शैतानी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैली। दी एबल्स ग्रुप, अब तुम्हें तो मैं बताऊंगी ना कि तुमने पंगा किससे लिया है। रामीन प्लान बनाती हुई वापस मुड़ी, अपने दोस्तों के पास जाकर खड़ी हुई जो कि ग्राउंड में बैठे हुए थे। रामीन ने पानी की बोतल सामने से उठाई और चुपके से जाके ऊन पर उलट दी। ऊन, जो अपने शैतान दोस्तों के साथ बैठा था, ठंडे पानी से नहा गया। ऊन जल्दी से उठा, मगर तब तक रामीन सारी बोतल उस पर अंडेल चुके थे। ए बंदरिया, ये क्या किया तुमने? तमीज नहीं है क्या? उन गुस्से से बोला तो रामीन को भी गुस्सा आया। एक चूहे बंदर होगे तुम, और तुम्हारे ये होते सोते आज के बाद मुझसे पंगा ना लेना, वरना ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। आए बड़े कहेंगे बंदर। रामीन ऊन को जुबान चढ़ाते वहां से वॉक ऑफ करके, जबकि ऊन उसकी जरूरत पर वहीं पर दंग खड़ा रह गया। मुस्तफा आज ऑफिस से जल्दी उठाया था क्योंकि वो आशा से अपनी पसंदीदगी का इजहार करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उससे पहले कोई और उसे प्रपोज कर दे, और ये रिस्क नहीं लेना चाहता था। वो उसे पसंद थी और वो जल्द अज जल्द उसे अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता था। मुस्तफा यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ा था जब वो उसे आती हुई दिखाई दी। मुस्तफा यूं ही उसके करीब जाने लगा। फाइक ने गाड़ी से निकलकर आशा से जाने के लिए कहा कि वो मुस्कुराती उसके साथ ही बैठ गई, जबकि रामीन पिछली सीट पर। मुस्तफा कुछ और समझ बैठा, वो गुस्से से वहां से निकलता चला गया। मुस्तफा ऑफिस जाने के बजाय सड़कों पर आवारा गर्दी करता रहा रात गए तक। 12 बजे जब वो घर में आया तो सब सोने जा चुके थे। कोट कांधे पर लटकाए थके थके कदम उठाता अपने कमरे की जाने बढ़ गया, जब पीछे से यारम ने उसके कांधे पर हाथ रखकर उसे रोका था। क्या हुआ बड़ी, क्यों परेशान हो? कोई बात हुई है क्या? इधर देखो। यारम ने उसका झुका हुआ चेहरा ऊपर उठाया और उसकी सुर होती हुई आंखों को देखा। नाम क्या है उस लड़की का? यारम के इतने ठीक अंदाजे पर मुस्तफा ने उसकी तरफ देखा तो यारम ने सवालिया से भवें उचकाए। आयशा। मुस्तफा कहकर अपने कमरे में बंद हो गया, जबकि यारम कुछ सोचकर अपने मोबाइल में किसी का नंबर मिलाया और बात करता हुआ बाहर लॉन में निकल गया। रात का खाना खाने के बाद सब अपने रूम्स में चले गए तो दुनिया वहीं पर लाश में बैठी रही। यारम की बात याद आई कि वह फिर आएगा तो वहीं पर जम गई थी। दुनिया कुछ सोती हुई उठी और आयशा और रामीन के कमरे के जानब चल दी, मगर काशिफ के कमरे के सामने से गुजरते हुए अपना नाम सुनकर वो रुके। तो ये एक गैर इलाकी हरकत है, मगर तो जैसे उसकी हाथ में मजबूर होती वो दरवाजे के साथ कान लगाकर खड़ी होगी। जो आप बस सारा बेगम से कह रहे थे, वो जमीन मुझे इस सूरत में मिल सकती है जब मैं दुरिया को यारम शाह के हवाले कर दूं, और मैं ऐसा करूंगा नहीं। दुरिया यारम का नाम सुनकर अपनी कांपी थी और उसकी बातें सोचकर वो वहां से खुद को घसीटते हुए निकले। दुरिया ने आशा के कमरे का दरवाजा नॉक किया। वो जो अभी सोने लगी थी, दुरिया को इस वक्त अपने कमरे में देखकर परेशान हुई थी। क्या हुआ दुरिया, तुम ऐसे इस वक्त सब ठीक तो है ना? आयशा उसका कंधा हिलाते हुए बोली। जी अपिया, वो वो मुझे अपने रूम में डर लग रहा था तो मैं यहाँ पर आ गई। दुरिया अटकते हुए बोली तो आयशा उसे रूम में ले आई और अपने साथ ही बेड पर लटाया। रामीन तो सो चुकी थी और दुरिया भी सब बुलाते हुए सोने की कोशिश करने लगे। यारम रात 1 बजे के करीब दुरिया के कमरे में दाल हुआ था, मगर ये क्या, खिड़की तो बंद थी। शिट। यारम ने दीवार पर हाथ मारा, मगर फिर कुछ सोचता हुआ खिड़की खोलने की कोशिश करने लगा। 10-15 मिनट बाद आखिरकार खिड़की खुली गई थी, मगर वो यूं ही कमरे में दाल हुआ खाली कमरा उसका मुंह चला रहा था। दुरिया पर उसे जी बढ़कर गुस्सा आया, मगर फिर सोफे पर दबका के बैठ गया। बालों में हाथ मारता हुआ यहाँ वहां देखता कमरे का जायजा लेने लगा। दरमियानी साइज का कमरा, जिसके बीचों बीच में सिंगल बेड रखा हुआ था जिस पर सफेद और गुलाबी रंग की चादर बिछी हुई थी। बेड के बराबर में
दीवार की खिड़की जिस पर सफेद और गुलाबी रंग के ही पर्दे डाले हुए थे। खिड़की के बराबर में स्टडी टेबल जहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की फेरी टेल्स बुक्स और नॉवेल्स रखे हुए थे। एक जानब ड्रेसिंग रूम का दरवाजा था और दूसरी जानब बाहर का। इतनी बड़ी होगी फिर भी बच्चों जैसी पसंद है। यारम तेरा तो अल्लाह ही हाफिज है, क्या बनेगा मेरा। अब न जाने किस कोने में छुप कर बैठी है पागल लड़की। यारम उससे बातें करता रहा। काफी देर गुजरने के बाद उठा और खिड़की फैलांग कर बाहर निकल गया। दुरिया नाश्ते की टेबल पर सबके साथ बैठी नाश्ता कर रही जब काश्यप बेग ने उसे मुहातब किया। दुरिया बेटा, आपका लास्ट पेपर कब है। उसकी बात सुनकर सबने उनके जन्म नासमझी से देखा था। जी चचा जान, 15 तारीख को, दुरिया ने बताया तो उन्होंने हनकोड़ा बड़ा। ठीक है, मैंने आपका एडमिशन दुबई की अमेरिकन यूनिवर्सिटी में करवा दिया। अगले महीने आप दुबई जा रही हैं। आपके रहने का इंतजाम वहीं करीब ही मैं एक कॉटेज में कर दिया, आप तैयारी कर लें। काश्यप बेग ने हतमी फैसला सुनाया और सब पर एक नजर डालती हुई जो कि शौक की हालत में दूसरे को देख रहे थे। मगर चचा जान, दुनिया भी बहुत छोटी है, आप ऐसे कैसे उसे वहां पर इतनी दूर भेज सकती हैं, वो भी अकेले। आयशा ने इत्तेजाजन कहा था। तो काश्यप बेग ने उसको देखा। वो इस वक्त गुस्सा करके अपना बना बनाया हुआ खेल नहीं बिगाड़ सकते थे। देखो आयशा, मैं ये सब दुनिया के लिए कर रहा हूँ, तुम हाँ वहाँ परेशान मत हो। वहाँ मेरे दोस्त की फैमिली करीब ही रहती है, वो भी ख्याल रखेंगे दुनिया का। और वहाँ मैंने मेड और चौकीदार का इंतजाम ही कर दिया। काश्यप बेग ने कुछ ऐसी बात बताई कि सब मुत्तफिक हुए थे, मगर आयशा का कुछ खटक रहा था, मगर वह कुछ कह नहीं सकती थी। दुनिया इतनी दूर जाने का सोच के रोने की तैयारी पकड़े थे, मगर फिर सबको देखते हुए आंसू अंदर ही उतार लिए और कॉलेज जाने के लिए उठ गई। उसके पीछे रामीन और आयशा और फाइक भी उठ गए थे। जब भी ज़ारा बेगम ने उन्हें मुस्कुराकर देखा था, यूं जैसे बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। यारम इस वक्त अपने ऑफिस के कैबिन में बैठा उमर का इंतजार करता, जिसे मुस्तफा के बारे में मालूम करवाने पे लगाया था और उसने कुछ ही देर में डिटेल्स देने का कहा था। 1 घंटा हो चुका था मगर उमर अभी तक नहीं आया था। तभी यारम ने उसे दोबारा कॉल मिलाई, मगर नंबर नॉट रीचेबल आ रहा था। यारम के गुस्से का ग्राफ मजीद बढ़ा था। तकरीबन 1.5 घंटे के बाद उमर ने डोर नॉक किया और इजाजत मिलने पर अंदर हुआ, मगर यारम की खून हवा नजरें देखकर नजरें झुका गया। उमर, एक काम नहीं कर सकते तुम, आहर करते क्या रहे हो तुम, आप कुछ बोलो या फिर मजीद डांट सुनने का इरादा है तुम्हारा। उमर यूं ही चुप देकर वो और बढ़ गया। सर, मुझे इंफॉर्मेशन मिल गई थी मगर कुछ और भी पता चला था, बस वही मालूम करने इतनी देर हो गई, उम्मे ने बताया। तो यारम कुछ ठंडा हुआ, तभी उसे पूछा, सर आपने आशा के बारे में पूछा था ना, तो वो वही है, दुरे मखनून मैम की बड़ी बहन, और वो ऊन सर की यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं। और सर मैम के बारे में भी पता चला है कुछ। इतना कहकर उमर खामोश हुआ तो यारम की इसकी खामोशी खट गई। उमर आगे बोलो, क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गए। यारम ने बेसब्री से पूछा, सर दरअसल दुरिया मैम के वालिदैन की डेथ प्लानिंग था और इन्हें मारने वाले कोई और नहीं, उनके अपने भाई काश्यप बेग ही थे। वो उनकी बेटियों को भी मारना चाहते थे, मगर महमूद बेग ने अपनी वसीयत के मुताबिक उनकी सारी जायदाद उनकी तीनों बेटियों के नाम थे, और अगर उन्हें कुछ होता तो वह जायदाद ट्रस्ट को चली जाती। और सबसे अहम बात, सबसे ज्यादा जायदाद दरे मखनून मैम के नाम है, इसलिए वो उनकी शादी अपने बेटे फाइक से करना चाहती हैं। मगर आज मैंने जब तमाम डिटेल्स निकलाई तो मुझे पता चला कि काश्यप बेग दरे मखनून मैम को दुबई भेज रहे हैं अगले महीने, और वहाँ के तमाम इंतजाम भी वो करा चुके हैं। तमाम बातें सुनने के बाद चार्म किसी सोच में डूब गया था, जब उमर की आवाज़ उसे होश की दुनिया में लाई। सर अब आगे क्या हुक्म है। मैं दुबई की टिकट बुक करवाओ उसी दिन की जिस दिन की तुम्हारी मैम किया, और जहाँ वो रहेगी उस जगह की डिटेल्स भी। गॉट इट, अब तुम जाओ। उमर को बेच कर वो फिर सोच में गर्क हो चुका था। अब आने वाला वक्त उनके लिए क्या लाने वाला था, ये तो वक्त ही बता था। आहर का दुरिया की फ्लैट का टाइम भी आन पहुंचा था। दुरिया, आयशा और रामी के गले लगी सिसक रही थी। जब फ्लैट की अनाउंसमेंट हुई तो वो सबसे मिलते एक बार फिर से रो दी थी। उसके साथ ही आयशा और रामीन भी रो दी थी, मगर कुछ कह नहीं सकती थी। आहर उनके चचा ने उन पर इतने एहसानात थे, बचपन से बेटियों की तरह पाला था, वो कैसे उनके एहतलाफ कर सकती थी। दुरिया ने एक अलविदाई नजर सब पर डाली और चेकिंग की तरफ बढ़ गई। उसकी नजर ओझल होते ही सब बोझल जैसे वापसी के लिए एयरपोर्ट से निकल आए। यारम इस वक्त एयरपोर्ट के वेटिंग एरिया में बैठा था, मगर उसकी नजर दाएं जानब बने शीशे से पार दुनिया को देख रही थी। उसे कभी कभी खुद पर भी हैरत होती थी कि वो क्यों कर इस छोटी सी लड़की के पीछे पागल हो रहा था, मगर कुछ समझ ना पाता। वह सबसे मिलते हुए रो दी और यारम पहलू बदल रहा था, क्योंकि उसके आंसू उसे बर्दाश्त नहीं होते थे। वो चेकिंग करने के बाद यारम तो कुछ फांसी पर बैठी फ्लैट का इंतजार करती, जिसमें अभी आधा घंटा बाकी था। वो सर झुकाए सुसु करती जब एक खूबसूरत सा नौजवान उसके बराबर आकर बैठा और दुनिया को टिश्यू दिया, जिसे उसने मुस्कुराकर थाम लिया। मगर यारम की
आंखों से शोले निकल रहे थे। वो दुनिया के पास किसी और को भी बर्दाश्त ना कर पाता था, और ये तो फिर एक लड़का था। उससे पहले कि यारम उस तक पहुंचा, फ्लाइट की अनाउंसमेंट हुई और सब उठ के खड़े हुए। यारम ये बात नवाजता हुआ उठा और फ्लैट में दाखिल हुआ। यारम ने अपनी सीट दुनिया के साथ ही बुक करवाई थी, और इसलिए दोनों एक साथ बैठने वाले थे। दुनिया अपना हैंड बैग सीट के ऊपर बने हुए कैबिनेट में रखकर सीधी हुई, तो उसके साथ वाली सीट पर एक 23-32 साल नौजवान आकर बैठा। ब्लैक थ्री पीस सूट पहने हुए, बालों को सेट किए, डिसेंट सा नजर का चश्मा लगाए बैठा था। दुनिया को वो डिसेंट लगा, तभी ब्लाजिक सीट बेल्ट लगाने लगी और जितनी दवाएं याद थी पढ़ने लगी, और की नखियों से साथ बैठे अजनबी को देखा। उसके साथ बैठा हुआ यारम उसकी वक्तम फवक्तम खुद पर उठती हुई नजर से महफूज हो रहा था। ये भी ठीक था कि उसने यारम को हमेशा नकाब में देखा था। दुनिया ने एक दफा भी उस अजनबी को देखा जो अब हेयर होस्टेस की हदायत सुन रहा था। जहाज टेक ऑफ हुआ तो दुनिया जो खौफ से आंखें बंद किए बैठी थी, एकदम से यारम के बाजू को जोर से जकड़ लिया। यारम जो दुनिया ही के जाना मतवजह था, उसकी इस हरकत पर उसके होंठ मुस्कुराए। माई लिटिल प्रिंसेस। यारम ने उसकी जन्म देखा जो अब तक उसके बाजू को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी यारम ने संजीदा सूरत बनाते हुए उसका चेहरा थोड़े से पकड़कर ऊपर की तरफ किया। दुनिया जो आंखें बंद किए बैठी थी, आंखें खोलकर देखा तो वो अजनबी उसके चेहरे को थामे उसे देख रहा था। मैम, मैं आपका तकिया नहीं हूँ जिसे आपने दबोच लिया। आराम से बैठे, कुछ नहीं होगा। यारम ने उसका चेहरा छोड़ने हुए 2 उंगलियों से उसके गाल थपथपाए और सीधा होकर बैठ गया। दुनिया शर्मिंदा होती रुख मोड़ गई और थोड़ी देर में वो सो चुके थे। यारम ने उसका सोने का यकीन करते हुए उसका सर अपने कंधे पर रखा और अपना सर दुनिया के सर के साथ ही टकाकर आंखें मूंदे। फ्लैट लैंडिंग की अनाउंसमेंट सुनकर दुनिया की आंख खुली थी, जबकि यारम तो सोया ही ना था। फ्लैट लैंडिंग का सुनकर एक बार फिर से दुनिया ने यारम का बाजू जकड़ लिया था। यारम ने उसके जन्म देकर नफी में सह लाया था, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। फ्लैट दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुई तो दुनिया ने सबसे पहले यारम से हाथ छुड़वाए। जब सीट बेल्ट खोलकर बैठ के जाना बढ़ गया था, जबकि दुनिया मुंह खोले उसको देखती रह गए थे। वो यहाँ पर पहली दफा आई थी और उसे बाहर तक साथ लेकर जाता। क्या था जो वो उसे बाहर तक साथ लेके जाता? आया बड़ा खड़ूस कहेगा। जुबान घिस जाती जो अगर एक दफा साथ चलने को ही कह देता। बाहर में जाए। दुनिया अपनी चीजें संभालते हुए चेकिंग के बाद एयरपोर्ट से बाहर निकली, मगर वहां उसे लेने के लिए कोई भी मौजूद ना था। दुनिया रोहानसी होती फिर से रोती, उससे पहले ही याम ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाए। ए बाप बताओ, ये तुम लड़कियां इतने आंसू लाती कहाँ से हो? जब देखो रोने बैठ जाती हो। चलो आप बताओ कहाँ जाना है, मैं छोड़ देता हूँ। दुनिया डरते हुए एकदम से चुप हो गई थी। ठीक था कि वो भी इमेच्योर थी, मगर किसी अजनबी पर कैसे भरोसा कर लेती, और वो भी अजनबी मुल्क में। इसीलिए आंसू साफ किए और अपना लगेज एक हाथ से दूसरे हाथ में पकड़ा और याम को देखा जो सवालिया नजर से उसे देख रहा था। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, थैंक यू। उसे जॉब देती दुनिया यहाँ वहां टैक्सी की तलाश में थी, जब यारम का ड्राइवर जो कि उसने यहाँ पर आने से पहले ही हायर कर लिया था, गाड़ी उसके सामने रोकी। उसका सलाम करता उसके हाथ से सामान लेकर गाड़ी में रखने लगा। दुनिया यहाँ वहां देखती रही, मगर कोई उसे लेने न आया था। दुबई में इस वक्त शाम के 7 बजे का वक्त था। यारम भी उसे थोड़े फासले पर खड़ा उसकी हरकतें नोट कर रहा था, मगर 10 मिनट बाद उसका सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो वह दुनिया के सर पर पहुंच गया और ड्राइवर को उसका सामान गाड़ी में रखने का इशारा करके उसके बाजू से पकड़कर रूह अपने जान किया। दुनिया इस अचानक अवतार पर बुकलाए। लगता है बहुत जिद्दी हैं आप। कब से कह रहा हूँ कि मेरे साथ चले। नहीं, मैं कहता आपको कुछ भी, और ना ही अगवा करके कहीं लेकर जा रहा हूँ। चले और एड्रेस बताएं मुझे। याम का गुस्सा देखते हुए दुनिया ने जल्दी से एक पेपर से थमाया जिस पर मुकम्मल एड्रेस दर्ज था। उसे गाड़ी की बैक सीट पर बिठाकर खुद आगे ड्राइवर के साथ बैठ गया। पेपर खोला तो जमीरा विलेज सर्कल का एड्रेस था। ड्राइवर का एड्रेस समझाकर साइड मिरर से पीछे देखा, जब खामोशी से अपनी गोद में रखे हाथों में न जाने क्या ढूंढ रहे थे। गाड़ी जमीरा विलेज के करीब पहुंची तो याम ने ड्राइवर को किसी रेस्टोरेंट पर गाड़ी रोकने का कहा। इटालियन रेस्टोरेंट के बाहर गाड़ी रुकी तो कब से खामोश बैठी दुनिया ने सर उठाया। ये कोई रेस्टोरेंट था? वो हैरान हुई मगर बोली कुछ नहीं। तकरीबन आधे घंटे के बाद याम हाथ में कुछ शापर्स उठाए हुए वापस आया और ड्राइवर को चलने का कहा। जमीरा विलेज सर्कल में गाड़ी आन रुकी तो यारम बाहर निकला और दुनिया का लगेज भी बाहर निकलवाया। दुनिया गाड़ी से बाहर आई तो सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग थी जिसमें से बहुत सारे फ्लैट्स मौजूद थे। उनमें से एक दुनिया का था। याम ने ड्राइवर को लगेज ले जाने का क्या कर उसे अपने पीछे आने का कहा। दुनिया उसके पीछे पीछे चलती लिफ्ट तक आई, उसमें सवार हो गए। 3rd फ्लोर पर लिफ्ट रुकी और यारम बाहर निकला। दुनिया से कीस मांगी, मगर उसके पास होती तो वो देती ना। वो कीस तो नहीं है मेरे पास। चाचा ने कहा था कि अंकल लेने आएंगे एयरपोर्ट पर, और कीस भी उनके पास हो गई। दुनिया लब चुबाती हुई बोल तो याम ने उसकी तरफ ऐसे देखा, लाइक सीरियसली।
ओ गॉड लड़की, आप तुम्हारे अंकल को कहाँ से ढूंढे और तुम्हारे पास तो मोबाइल भी नहीं होगा, है ना? जान की बात सुनकर दुनिया सर झुका गई। तभी वहां पर सूटी बूटी सा एक बड़ी उम्र का आदमी आया। एक्सक्यूज मी, क्या आप दरे मखनून है? दरअसल ये फ्लैट काशिफ साहब ने खरीदा था आपके लिए। मैं उनका दोस्त हूँ। सॉरी, मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई। वो आदमी हालसन इंग्लिश लहजे में गोया हुआ और चाबी आगे बढ़ा दी। जिसे जाम ने थाम लिया तो वो आदमी एक नजर साफ पर डालता वहां से निकलता चला गया। जाम ने दरवाजा खोला। वो वहां पर साइड दीवार पर हाथ मारकर लाइट सान के 2 कमरे का वेल फर्निश्ड फ्लैट, ओपन किचन, छोटा सा लॉन जो कि सादा मगर नहायत ही खूबसूरत से सजा था। दुरिया अपना फ्लैट देखती खुश हुई थी। जब भी जारम की मौजूदगी नजरअंदाज करती एक कमरा खोलकर चेक करने लगे। सारा फ्लैट घूम फिर कर देखने के बाद लॉन्च में जहाँ पर जारम सोफे पर बैठा था। ड्राइवर शायद बाहर जा चुका था। दुरिया का सामान जारम के करीब ही रखा था। खटने की आवाज पर जारम ने पीछे मुड़कर देखा जहाँ पर दुरिया तसबस की कैफियत में खड़ी थी। जारम उठ खड़ा हुआ, टेबल की जानब इशारा किया जहाँ पर कुछ शापस पर थे। ये खाना खा लेना, अपना मोबाइल दो मुझे, मैं यहाँ की सिम एक्टिव कर देता हूँ। दुरिया ने अपने हैंडबैग से मोबाइल निकालकर जारम को थमाया। जारम ने सिम एक्टिव करके अपना नंबर भी सेव कर दिया और दुरिया का नंबर भी इतने मोबाइल में सेव कर लिया। ये लो, मैंने अपना नंबर भी सेव कर दिया। उसमें किसी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक कॉल कर लेना। और हाँ, यहाँ रात के वक्त अकेले निकलने की गलती बिल्कुल भी मत करना, समझी? अब मैं जा रहा हूँ, दरवाजा अच्छी तरह से लॉक कर लो। जारम से हदायत देता हुआ वहां से चला गया था और दुरिया ने फौरन दरवाजा बंद किया और फ्रेश होकर जल्दी से खाना निकाला। पास्ता और पिज्जा, साथ में कोल्ड ड्रिंक्स और चॉकलेट्स भी थी। ओह हाउ स्वीट, मेरी फेवरेट चॉकलेट्स, कितना अच्छा था ना वो। ओह, मैंने तो नाम ही नहीं पूछा और ना ही थैंक्स का। बेचारे ने कितनी हेल्प की। चलो कोई बात नहीं, अगली दफा कह दूंगी। दुरिया खाना खाती साथ साथ बातें भी करती। खाना खाने के बाद दुरिया सब कुछ वहीं पर छोड़ती सोने के लिए चले गए थे। यारम दुनिया को छोड़कर ड्राइवर को गाड़ी रिजर्व चलने को कहा था। बिजनेस के हवाले से जाम का जब भी दुबई में आना होता पर यहीं पर ठहरता था। दुरिया के फ्लैट से आधे घंटे की ड्राइव पर था, इसलिए भी यारम ने इसी जगह का इंतखाब किया था। यारम सिर्फ 1 महीने के लिए दुबई आया था और वो भी सिर्फ दुरिया की वजह से। उसे अकेला छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए बिजनेस मुस्तफा के हवाले करके खुद यहाँ पर आ गया था। रिजर्व पहुंचकर ड्राइवर को लगेज लाने का क्या कर खुद इंतजामिया के जाना पड़ गया। होटल मैनेजर यारम की अच्छी तरह से जानता था, इसलिए खुद यारम का इस्तकबाल किया और रूम तक छोड़ने गया। यारम ने उनका शुक्रिया अदा किया और लगेज कमरे में रखवाकर ड्राइवर को जाने का कहा। कमरे में दाखिल होकर वो पुरस्कून हुआ था। फिरोजी रंग के पर्दे खिड़कियों के सामने बराबर किए हुए थे। सेम कलर की बेडशीट और राइट ब्लू कालीन, अच्छा कॉम्बिनेशन था। यारम ने सबसे पहले बैग से आरामदेह कपड़े निकाले और फ्रेश होने चल दिया। 15 मिनट बाद फ्रेश सा होकर वो बाहर निकला और इंटर काम काट के अपने लिए काफी मंगवाए। थोड़ी देर में काफी आ गई तो यारम काफी पीकर आराम की घर से बेड पर लेट गया था। तभी उसे दुरिया का ख्याल आया था। जाने क्या कर रही होगी पागल लड़की, खाना खाया होगा या नहीं? वापस जाऊं उसके पास? मगर ऐसे कैसे जाऊं? अगर वो सो गई हुई तो नींद खराब हो गई। यूं ही ताने बाने बुनते यारम की आंख लग गई और वो सो गया।